अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शरीफ एंड वेलकम टू आवर चैनल रमीज़ एकेडमी। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइड को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पीरियोडिसिटी जो है एक ऐसे रेपिटेशन का नाम है जो एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो यही चीज़ जब हमने केमिस्ट्री में एलिमेंट्स के दरमियान देखी गई तो उसके ऊपर बहुत सारे लॉ साइंटिस्ट ने और केमिस्ट ने पेश किए, जिनमें सर फहरिस्त जो है वो डॉब्राइनर साहब हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आज का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बुनियाद रखने वाले डॉब्राइनर्स हैं, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। तो यही हैं जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बेस बनाई, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी पीरियोडिसिटी के ही ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इन्होंने भी हमें यही बात बताई थी कि किस तरीके से हमें एलिमेंट्स को अरेंज करना है, क्योंकि जब एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड होते जा रहे थे तो केमिस्ट ने सोचा कि किस तरीके से हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट आए उनका नाम था डॉब्राइनर्स। इनका पूरा नाम जो था वो था J.W. डॉब्राइनर्स, जोहान वॉल्फगैंग डॉब्राइनर्स। इन्होंने 1829 में 19th सेंचुरी में, कुछ बुक्स में 1817 भी लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में जो है वो 1827 भी लिखा हुआ है। तो मतलब इसी अरसे के दौरान जो है इन्होंने एक लॉ पेश किया जिसको लॉ ऑफ ट्राइएड कहा गया या डॉब्राइनर्स ट्राइएड कहा गया। और ये जो डॉब्राइनर थे ना, ये जर्मन केमिस्ट थे एक, और ये वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने फर्स्ट लाइटर इन्वेंट किया, और उस लाइटर को इन्होंने डॉब्राइनर्स लैम्प का नाम दिया गया। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया हमारे केमिस्ट का। इस लॉ में इन्होंने किया क्या, किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, हम स्टेटमेंट को बाद में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने एलिमेंट्स को लिया और एलिमेंट्स को 3 सेट्स में क्या कर दिया, मिला दिया। और इन 3 सेट्स का जो पेयर था, ये जो 3 सेट्स का पेयर था एलिमेंट का, इसको इन्होंने नाम दिया ट्राइएड का। ठीक है, इसीलिए इस लॉ को लॉ ऑफ ट्राइएड कहते हैं, क्योंकि इन्होंने 3 पेयर ऑफ एलिमेंट्स का सेट बनाया था। ठीक है, अब उन्होंने किस तरीके से इन 3 पेयर्स का सेट बनाया कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ आया वो फिज़िकल हों या फिर केमिकल हों, दोनों क्या हों, सिमिलर हों। तो इस तरीके से इन्होंने ट्राइड बनाया। अब इन्होंने ये ट्राइड कैसे बनाया, कोई ट्राइड बनाने का प्रोसीजर था भाई, इन्होंने कैसे देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं तो इन्होंने एक ट्राइड बना दिया। तो इनके जो ट्राइड बनाने का प्रोसीजर है वही बेसिकली इनका लॉ है। इनके जो ट्राइड बनाने का जो प्रोसीजर है, जो इनके ट्राइड बनाने का प्रोसीजर है वही इनका लॉ है। अब वो लॉ क्या कहता है, वो लॉ ये कहता है कि ट्राइड के अंदर कि सेंट्रल एटम या सेंट्रल एलिमेंट ऑफ ईच सेट ऑफ ट्राइड हैव एन एटॉमिक मास ऑलमोस्ट इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक बात और है कि ऑलमोस्ट इक्वल। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इन्होंने 3 एलिमेंट्स का पेयर बनाया, फॉर एग्जांपल ये रहे ए बी सी, ठीक है, इन्होंने बताया जो सेंट्रल एलिमेंट होगा ना किस चीज़ का, इस ट्राइएड का, उसका जो एटॉमिक वेट होगा, उसका जो एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के, इन दोनों एलिमेंट्स के अर्थमेटिक मीन के। और अर्थमेटिक मीन आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पर 2 हैं एलिमेंट्स, तो इन 2 को हमने सम किया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो इसका मतलब इनको हमें सम करने से मुराद ये है कि इनके एटॉमिक मासेस को हमने सम किया, और इसको जब डिवाइड करेंगे हम 2 से तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। और इससे ये चीज़ शो होगी कि ये तीनों एलिमेंट जो हैं जो एक ट्राइड में रखे गए हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है, और इन्होंने एक बात और कह दी कि ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट का मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्टली, अगर किसी का फॉर एग्ज़ाम्पल
बी एलिमेंट का मास 28 है एक्चुअल में, और इनका अर्थमेटिक मीन लेने के बाद 28 ना आए बल्कि 29 आ जाए या 28.5 आ जाए, तो वो भी इन्होंने इसी में कंसीडर किया कि ये बात ठीक है। सही। अब हम इनके ट्राइड की बेसिकली बात कर लेते हैं कि इन्होंने ट्राइड बनाए कौन कौन से एलिमेंट्स के थे। तो उस वक्त जो है अराउंड 15 to 16 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके थे इनके दौर तक? 15 to 16 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। अब इन्होंने इस 15 to 16 एलिमेंट्स के मुताबिक इन्होंने 5 ट्राइड तो बनाए होंगे और एक एलिमेंट बच गया होगा, या 5 से 6 ट्राइड जो हैं वो बनाए होंगे। लेकिन जो इन्होंने ट्राइड बनाए उसको हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। जो इनका फर्स्ट ट्राइड था वो था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक मास आपको पता है क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 39 होता है। जब इन्होंने इन दोनों को प्लस किया तो इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 1 ज़ा 2, 23। तो इसका एटॉमिक मास हमारे पास जो सेंट्रल वाले का आया इनका अर्थमेटिक निकालने के बाद वो क्या आया, 23। तो इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक मास वैसे भी 23 होता है। तो ये बात तो हो गई ठीक साबित कि भाई ये ट्राइड इनका ठीक है। और इस ट्राइड का एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं एल्कली फॉर्मिंग ट्राइड, क्योंकि सोडियम एक एल्कली मेटल है ना, इसलिए एल्कली फॉर्मिंग ट्राइड इसका नाम रखा गया। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने एक और ट्राइड बनाया जो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से मिलके बना। ठीक है, अब क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपको पता है 35.5 होता है। ठीक है, जबकि आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 127। जब आप 127 और 35 को ऐड करेंगे और इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81.5 आई थिंक। 127 प्लस 35, 75 प्लस होगा ये 162.5। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 81.5। ठीक है, 81.5 आ रहा है। ठीक है, जबकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 80, वो होता है 80। तो इन्होंने ये बात पहले ही जिक्र कर दी थी कि एग्जैक्टली इक्वल नहीं आएगा बल्कि ऑलमोस्ट इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ये ट्राइड भी इनका बिल्कुल ठीक साबित हुआ। और इस ट्राइड का नाम इन्होंने रखा सॉल्ट फॉर्मिंग ट्राइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ब्रोमीन है वो एक सॉल्ट है और ये क्लोरीन और आयोडीन भी सॉल्ट ही हैं, इनसे मिलके बन रहा है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया सॉल्ट फॉर्मिंग ट्राइड। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक और ट्राइड बनाया जो कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम से मिलके बना था। ठीक है, इसमें भी यही हुआ कि इसका जो दोनों का एटॉमिक मास का मीन लिया गया तो वो स्ट्रोंशियम के एटॉमिक मास के इक्वल आया। ठीक है, और इसके जो ट्राइड था इसका नाम रखा गया अल्कलाइन अर्थ फॉर्मिंग ट्राइड। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो फॉर्म हो रहा है, तभी इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल ट्राइड, अर्थ फॉर्मिंग ट्राइड कहा गया। ठीक है, लेकिन अब ये अगर हम देखें तो 3, 6 और 9 टोटल 9 एलिमेंट्स के इन्होंने क्या किए, हमें ट्राइड बना के दे दिए। ठीक है, बाकी के जो 6 से 7 एलिमेंट्स थे वो कहाँ गए? तो इन्होंने वो ट्राइड बनाए तो थे लेकिन ना उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ना ही वो इस रूल को जो इन्होंने बताया था उसको फॉलो कर रहे थे, और यही वजह बनी इनके लॉ के फेल होने की। तो हम इनका आप पिक्चर स्क्रीनशॉट ले लें तो हम जो है फिर आगे इनके फेलियर की बात करते हैं। अच्छा जी, अब इनके जो लॉ का फेल होने का रीज़न था वो ये 2 रीज़न्स थे जिनको ज़्यादा डिस्कस किया गया है, और ये 2 वजूहात जो हैं वही काफ़ी हैं इस लॉ के फेल होने की। जिसमें सबसे पहली वजह क्या है कि द ब्राइनर्स कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 सेट ऑफ ट्राइड्स इवन दो 5 ट्राइड्स कुड बी मेड। जैसा कि मैंने बताया कि 15 to 16 एलिमेंट्स तो डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो इन एलिमेंट्स के डिस्कवर होने के हिसाब से कम 5 ट्राइड तो ये बना ही सकते थे।
लेकिन इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 ट्राइएड को बनाया, ठीक है, 5 ट्राइएड्स नहीं बनाया। तो ही वॉज नॉट एबल टू प्रिपेयर द ट्राइएड फॉर ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन इन्होंने ट्राइएड्स बनाए तो थे, मतलब इन्होंने एक ट्राइएड बनाया Fe आयरन, कोबाल्ट और निकल का, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने ट्राइएड बनाया था वो था कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का। लेकिन इशू ये था कि अगर हम इस ट्राइएड का सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास देख रहे थे तो वो इसके अर्थमेटिक मीन के बराबर आ रहा था, ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन जब हमने इसका देखा तो ये इसके इक्वलेंट नहीं आ रहा था, तो ये बात ठीक नहीं हुई। मतलब ये हुआ कि अगर हम लॉ के हिसाब से देखें तो लॉ के हिसाब से ये ट्राइएड तो प्रॉपरली गलत हो गया, क्योंकि इसका जो सेंट्रल एटम है उसका एटॉमिक मास इसके अर्थमेटिक मीन के इक्वल है ही नहीं। और अगर इसको देखें तो इसका सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास इक्वल तो है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर नहीं है। इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर नहीं है। और जैसा कि डॉब्राइनर्स ने ट्राइएड उन्हीं के बनाए थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हों, एक दूसरे से सिमिलर हों, ठीक है। अच्छा, और नंबर 2 रीज़न इसका ये था कि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स डिड नॉट फिट इनटू द ट्राइएड, कि अब जो आने वाले न्यू एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम ट्राइएड में किस तरह से फिट करेंगे, किस तरीके से उनके ट्राइएड बनाएंगे, उन्होंने इस बारे में भी कोई बात नहीं की। इसीलिए इनका ये लॉ जो है वो एक अरसे बाद, जब तक न्यूलैंड साहब ने अपना लॉ नहीं पेश किया तब तक ये लॉ चलता रहा, और जब न्यूलैंड साहब का जो है वो लॉ आया तो ये लॉ ख़त्म कर दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉब्राइनर्स लॉ ऑफ ट्राइएड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको समझाएंगे। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फ़ौरन ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स इस सिलेबस के हवाले से मिलते रहें। और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन तमाम बच्चों की हेल्प भी हो सके जो बेचारे नीडी हैं, जो कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो घर में बैठे बैठे इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।